Hello guys, let's begin part 3 of the chapter Working of Institutions, chapter number 4 of Civics और Democratic Politics. So, अभी तक हमने पूरा ना डिसीजन मेकर्स तक कंप्लीट किया था और हमारे नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने जो ओवरव्यू में देखा था कि भाई 3 टाइप्स के इंस्टीट्यूशंस होते हैं. इसको तो हम आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेना है. सारे इन तीनों इंस्टीट्यूशंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. ठीक है, तो लेजिस्लेचर इसकी मतलब इस इंस्टीट्यूशन का क्या काम होता है. तो इस इंस्टीट्यूशन का क्या काम होता है कि भाई लॉ बनाना है. इनको लेजिस्लेचर को क्या करना पड़ता है, लॉ बनाना पड़ता है. एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, उस लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कि लागू करते हैं. और जो जुडिशरी होते हैं वो क्या करते हैं, अगर कोई लॉ बन चुका है या और उसमें कोई भी विवाद हो रहा है ना, कोई भी विवाद हो रहा है, कोई भी परेशानी हो रही है ना लॉ में, तो वो कौन रिजॉल्व करता है, जुडिशरी रिजॉल्व करता है. ठीक है, तो तीनों इंस्टीट्यूशंस के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि भाई एक क्या करता है, एक लॉ बनाता है, एक लॉ इम्प्लीमेंट करता है, और एक क्या करता है, एक लॉ में अगर कोई भी दिक्कत आ गई तो उसे रिजॉल्व करता है. ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट. अब यहाँ पे लिखा है नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, कि भाई हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्यों लिखा है, केवल इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं लिखा है, इसका भी आंसर है क्यों. क्योंकि देखो इंस्टीट्यूशंस कुछ ऐसे भी होते हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं होते हैं, तो हम उन इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करेंगे, हम केवल पॉलिटिक्स से रिलेटेड वाले इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे. ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि भाई हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत क्यों होती है, तो वो हम इस टॉपिक में समझेंगे. तो वी हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स. हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा ही था कि भाई किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो वर्क करती है. क्या एग्जाम्पल था कि 27% सीट्स किसको दे दी गई थी, SCBC को. तो यही एग्जाम्पल हमने देखा था ना. तो यही चीज़ है. तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्या समझा था कि भाई गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, ये हमने डिसीजन मेकर्स में समझा था, है ना. पिछले वीडियो में आप देख के जा सकते हो. तो फिर स्टार्ट करते हैं. गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस सच एक्टिविटीज़. एक कंट्री को अगर हमें एक कंट्री में राज करना है तो उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमें फॉलो करनी पड़ती है. ठीक है, काफ़ी सारी हमें एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल. अब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले तो जो गवर्नमेंट होती है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, गवर्नमेंट लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि भाई लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड हो. और किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि लोगों को एजुकेशन और जो हेल्थ से मतलब जो पिछड़े हैं, मतलब कि जो एजुकेटेड नहीं है या फिर हेल्थ नहीं ले पा रहे हैं, खुद की केयर नहीं कर पा रहे, मेडिकल केयर नहीं कर पा रहे, तो उन लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे. तो वो भी काम गवर्नमेंट का ही होता है. तो इट कलेक्ट्स ऑल टैक्सेस एंड स्पेंड्स द मनी डज रेज्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. और क्या गवर्नमेंट का काम होता है कि वो क्या करती है, टैक्सेस लेती है लोगों से, और वो पैसा कहाँ स्पेंड करती है, वो पैसा कहाँ खर्च करती है, एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च करती है, डिफेंस में खर्च करती है, कोई भी लड़ाई झगड़े हो गए तो उसे रिजॉल्व करती है, और डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है. डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है लोगों के लिए ही, मतलब एक तरह से वो लोगों से पैसे लेती है, फिर उसी पैसे को कहाँ वेस्ट करती है, उसी पैसे को कहाँ वेस्ट करती है, लोगों के लिए. तो देखा जाए कि भाई एक तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस लेती है, हमसे ही लेती है, और उसी टैक्सेस को किसके लिए यूज़ करती है, उन लोगों के लिए यूज़ करती है जो कि जिनको वेलफेयर स्कीम्स की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, जिन्हें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो कि पुअर है ना. इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स सेवरल वेलफेयर स्कीम्स. अब गवर्नमेंट क्या करती है, काफ़ी सारे स्कीम्स को, वेलफेयर स्कीम्स को जो लोगों के लिए ज़रूरी है, जो पुअर लोगों के लिए को अपलिफ्ट करने के लिए ऐसे कुछ स्कीम्स चलाती है. कौन चलाता है, गवर्नमेंट चलाती है. उसको फॉर्मुलेट करती है, उसको बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है, मतलब कि लागू करती है. नाउ सम पर्सन्स हैव टू टेक डिसीजन ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज़. कुछ लोगों का क्या काम होता है कि भाई ये डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे. तो डिसीजंस लेना किसका काम होता है, मैंने पहले इसलिए आपको बताया ताकि आप रिलेट कर पाओ. तो डिसीजन किसका लेने का काम किसका होता है, लेजिस्लेटिव का. तो यही कहा जा रहा है कुछ लोगों का क्या काम होता है कि भाई एक्टिविटीज़ को उन्हें करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है. तो डिसीजन किसको लेना पड़ता है, लेजिस्लेटिव को लेना पड़ता है. अदर्स हैव टू इम्प्लीमेंट दीज डिसीजंस. दूसरे लोगों को क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. और इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है. कौन करता है, एग्जीक्यूटिव. इम्प्लीमेंट करता है लेजिस्लेटिव,
लागू करता है, सॉरी बनाता है ना। तो ये चीज़, यही चीज़ लिखी हुई है। तो इफ़ डिस्प्यूट्स अराइज ऑन दीज डिसीजंस और इन देयर इम्प्लीमेंटेशन देयर शुड बी समवन टू डिटरमाइन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और अगर कोई भी विवाद, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है ना, कोई भी डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते हैं डिसीजंस को लेकर या फिर इनके लागू होने को लेकर, तो इसके लिए भी तो कोई होना चाहिए जो इससे बता सके कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। तो ये कौन बताता है? जुडिशरी बताता है। कोई भी डिस्प्यूट्स कौन रिजॉल्व करता है? जुडिशरी रिजॉल्व करता है। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरीवन शुड नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग व्हाट। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई लोगों को पता होना चाहिए कि भाई किस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि हमें पता चला कि देखो, लागू करना, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, कोई डिसीजन लेने में कोई दिक्कत आ रही है, तो लेजिस्लेटिव उसमें प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम है। और अगर लोगों को पता चलेगा ना कि भाई हाँ, लेजिस्लेटिव अपना काम सही से नहीं कर रही, तभी डिसीजन ले पा रही है ना। और एग्जीक्यूटिव, और अगर इम्प्लीमेंटेशन में, किसी डिसीजन के इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो लोग किसको जिम्मेदार समझेंगे? एग्जीक्यूटिव को। जब ऐसा कुछ बना होगा, ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन बना होगा, तभी तो लोग इन लोगों को क्या समझेंगे? जिम्मेदार समझेंगे ना। अब जुडिशरी, अगर कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पा रही है कि डिसीजन को लेके, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जुडिशरी। तो इसीलिए यही कहा जा रहा है कि भाई लोगों को पता होना चाहिए कि कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। It is also important that these activities keep taking place even if the person in key positions change. ये भी important है कि भाई ये जो एक्टिविटीज़ हैं, कि मतलब लेजिस्लेटिव अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी, जुडिशरी अपना काम करेगी, तो ये हमेशा चलते रहना चाहिए। भले ही लोगों की पोजीशंस चेंज हो रही हो, भले ही लोग आज पीएम ये हैं तो आज पीएम बदल गए, है ना, मतलब चेंज हो रहे हैं। अगर लोगों की पोजीशन चेंज हो रही है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहना चाहिए। सो टू अटेंड टू ऑल दीज टास्क सेवरल अरेंजमेंट्स to all these tasks several arrangements are made in all modern democracies. तो ये सारे टास्क करने के लिए काफ़ी सारी मॉडर्न डेमोक्रेसी, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में क्या बनाए गए हैं? अरेंजमेंट्स किए गए हैं, काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं, ठीक है। और उनमें से कुछ अरेंजमेंट्स हैं इंस्टीट्यूशंस, मतलब लोगों ने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं कि भाई ये इनका काम है, ये इनका काम है, ये इनका काम है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इस चीज़ में तो ये जिम्मेदार है, कोई भी प्रॉब्लम इस चीज़ में आती है तो ये जिम्मेदार है। उसी तरीके से सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी वर्क्स वेल व्हेन दीज इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म फंक्शंस असाइन्ड टू देम। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री तभी वो अच्छे से वर्क करेगी जब ये जो इंस्टीट्यूशंस होंगे ना, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जब ये अपना अपना काम बहुत ही ईमानदारी से और जैसे उनको काम दिया गया है वैसा वो अच्छे से करेंगे, तो परफॉर्म अच्छे से करेंगे, तो एक डेमोक्रेसी अच्छे से वर्क करेगी। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री लेज डाउन बेसिक रूल्स ऑन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन, हर किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं पावर्स को लेके या फिर इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस को लेके। मतलब कि कोई रूल्स चलता है, कोई भी पावर है, किसी के पास कोई भी पावर है तो रूल से चलेगी। और अगर किसी के पास, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस, फंक्शन जो इंस्टीट्यूशंस के होते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस को भी उनके फंक्शंस दिए जाते हैं और रूल के बिहाफ पे दिए जाते हैं। मतलब जो उनको करना है वो उतना ही करेंगे, जैसा रूल है वो वही करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है कि भाई रूल्स के हिसाब से, उनके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उसी के हिसाब से उनके पास को, उनके फंक्शंस को, इंस्टीट्यूशन के, हर एक इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस को करा जाता है, ठीक है। तो इन द एग्जाम्पल अबव वी सॉ सेवरल सच इंस्टीट्यूशंस एट वर्क। तो हमने ऊपर का जो एग्जाम्पल देखा था तो उसमें हमने देखा था काफ़ी सारे क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा था ना, प्राइम मिनिस्टर का देखा था, यही द डिसीजन मेकर्स में हमने प्रेसिडेंट का लिया था, है ना, प्रेसिडेंट ने काम किया था। यहाँ पे देखो कैबिनेट ने काम किया था। तो ये सारे लोग क्या है, ये सब इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही तो आते हैं। पार्लियामेंट, देखो पार्लियामेंट है यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, तो ये सब एक इंस्टीट्यूशन के अंदर ही आते हैं। तो अब क्या कहा जा रहा है कि भाई अब ये जो एग्जाम्पल हमने देखी ना कि भाई अलग अलग इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करते हैं ना, तो यही चीज़ है। तो हमने ये ऊपर देखा ही था, अब इसको बस समझने की देर है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब से।
The prime minister and the cabinet are institutions that take all important policy decisions. अब प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट होते हैं ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन लेते हैं. ठीक है, काफ़ी सारी जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट. तो ये किसके अंदर आएंगे? ये तो डिसीजंस ले रहे हैं, तो ये किसके अंदर आएंगे? लेजिस्लेचर के अंदर आएंगे. क्यों? क्योंकि भाई ये डिसीजंस ले रहे हैं. अब द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन. तो अब जो भी मिनिस्टर ने जो डिसीजंस लिए हैं, कौन से मिनिस्टर्स ने? जो प्राइम मिनिस्टर ने और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स ने जो भी डिसीजंस लिए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम किसका होता है? उसको लागू करने का काम किसका होता है? सिविल सर्वेंट्स का. तो ये किस में आएंगे? एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ठीक है. अब सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड. और एक सुप्रीम कोर्ट ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जहाँ पे डिस्प्यूट्स, जो भी विवाद खड़ा होता है किसी भी लॉ में लोगों के बीच या फिर गवर्नमेंट के बीच, वो सही होता है, वो सुधरता है, वो रिजॉल्व करता है. कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट. और सुप्रीम कोर्ट मतलब कि किसके अंदर आएगा? जुडिशरी के अंदर आएगा. जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी आता है और हाई कोर्ट भी आता है. ठीक है. तो अब कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशंस इन दिस एग्जाम्पल? व्हाट इज देयर रोल? क्या आप कुछ और इंस्टीट्यूशन के बारे में सोच सकते हो? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि हाई कोर्ट भी होते हैं, तो जैसे कि एक मैंने ही बता दिया, बाकी आप सोचो. तो ऐसे आप सोच सकते हो इन एग्जाम्पल को देखते हुए, और उनका काम क्या होता है आप ये भी सोच सकते हो ना. वर्किंग विथ इंस्टीट्यूशंस इज नॉट ईजी. अब इंस्टीट्यूशंस के साथ रह के काम करना काफ़ी ईजी नहीं होता है, थोड़ा कठिन भी होता है. इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्स रूल्स एंड रेगुलेशंस. क्यों कठिन क्यों होता है? क्योंकि देखो इंस्टीट्यूशंस में ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने रहते हैं इंस्टीट्यूशंस में. दे कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर्स. इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? लीडर्स के हैंड्स को बाइंड कर देते हैं. मतलब कि लीडर्स अपने से कुछ भी नहीं कर सकते हैं. इंस्टीट्यूशंस हैं तो इंस्टीट्यूशंस के दम पे, मतलब कि जैसे इंस्टीट्यूशंस में जो काम दिया गया है, जो रूल्स है वैसे ही चलेंगे ना. अब अगर इंस्टीट्यूशंस ना होते तो लीडर्स क्या करते? खुलेआम वो करते जो उनको मन करता, जो वो सोचते वो लॉ बना देते, कोई भी कानून बना देते. लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन है तो वो उसके अंदर रह के करेंगे, काफ़ी सारे प्रोसीजर्स को, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो आउट करेंगे. इसलिए क्या हो जाता है? उनके हाथ को बाइंड कर देता है. नाउ इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व मीटिंग्स, कमिटीज़ एंड रूटीन. इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? मीटिंग्स होती है ना, कमिटीज़ बनती हैं, और रूटीन वर्क होता है, रूटीनली वर्क होता है. ऐसे ही नहीं कोई भी वर्क हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्या होते हैं? रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं इंस्टीट्यूशंस में. ना दिस ऑफन लीड्स टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस. क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा मीटिंग्स होती हैं, कमिटीज़ बनती है, रूटीनली वर्क किया जाता है. तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई एक इंडिविजुअल काम कर रहा होता तो अगर कोई एक सिंपल काम है तो वो एक दिन में हो जाता, कोई भी डिसीजन लेना होता तो वो एक दिन में हो जाता अगर इंस्टीट्यूशंस ना होते तो. लेकिन अगर जब से इंस्टीट्यूशन आ गए हैं तो वही एक दिन का काम 10 दिन का काम में कन्वर्ट हो जाता है इंस्टीट्यूशंस के कारण. क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में ना काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि भाई ये डिसीजन लेगा, अब हम लोग को यहाँ से वहाँ जाना है क्योंकि ये तो अब इम्प्लीमेंट करेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाना है क्योंकि वहाँ पर डिस्प्यूट्स खड़े हो चुके हैं. तो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है? टाइम वेस्ट होता है, टाइम टेकिंग काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है. तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी ज़्यादा डिलेज होते हैं, डिले करते जाते हैं, और कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं. अगर आप कोई भी काम एक दिन में कर सकते हो तो इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपको 10 दिन लगेंगे वो काम करने में. तो ये चीज़ हो जाती है. तो देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशंस कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग. तो यही कहा जा रहा है कि इसीलिए डीलिंग इंस्टीट्यूशन के साथ चलना काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, दिमाग खाने वाला होता है ना. वन माइट फील दैट इट इज़ मच बेटर टू हैव वन पर्सन टेक ऑल डिसीजंस विदाउट एनी रूल्स, प्रोसीजर्स एंड मीटिंग्स. अब आपके माइंड में एक चीज़ आएगी कि यार इंस्टीट्यूशंस ना होते तो ज़्यादा अच्छा होता. मतलब कि एक इंसान हो वो अब अकेले ही सारे डिसीजंस लेगा, सारे रूल्स, बिना किसी रूल के, बिना किसी प्रोसीजर के, बिना किसी मीटिंग्स के. मतलब कि अकेले ही जो उसको सही लग रहा है वो वैसे ही डिसीजन लेगा और ऐसे ही हमारा कंट्री चलता रहेगा. तो लेकिन ये चीज़ क्या है? ये चीज़ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को
बिलोंग नहीं करती है। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगी। अगर एक इंसान अकेले ही सारा काम करेगा, सारे डिसीजंस अकेले ही लेगा, बिना किसी डिसीजन के बिना किसी मीटिंग्स के, बिना किसी रूल के, बिना किसी प्रोसीजर के, तो वो क्या, तब तो वहाँ पे क्या चल रही है, उस कंट्री में क्या चलेगी, डिक्टेटरशिप चलेगी कि भाई एक इंसान रूल कर रहा है ना। तो डिक्टेटरशिप तो डेमोक्रेसी नहीं है ना। तो डेमोक्रेसी की स्पिरिट को क्या होगी, ठेस पहुंचेगी ना। सम ऑफ द डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय इंस्टीट्यूशन आर वेरी यूजफुल। कुछ डिलेज होना, कोई भी डिसीजन में कुछ डिलेज होना, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आना, डिसीजंस में कोई भी परेशानी आना, ये इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी ज़रूरी भी होता है। ठीक है, डिलेज कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो क्या होगा, लोग कभी यहाँ डिस्कस करेंगे एक ही चीज़ को, फिर वो दूसरी जगह पर डिस्कस करेंगे एक ही चीज़ को, फिर ऐसी तीसरी जगह पर डिस्कस होगा। तो उस डिस्कशन से क्या होगा, लोगों में मतलब वो डिसीजन पता चलेगा कि भाई वो डिसीजन कितना अच्छा है, लोगों की राय मिलेगी। एक अकेले पर्सन की राय उतनी बड़ी नहीं होती है जितनी ढेर सारे लोगों की राय होती है ना। तो ये चीज़ है, तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी रहता है। तो दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन। तो ये क्या कर लेता है, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है काफ़ी सारे लोगों को, ताकि वो कंसल्ट कर सके डिसीजन में। मतलब डिसीजन में बातचीत करें। इधर से पहले लोगों ने इधर बातचीत की, फिर दूसरे लोगों ने यहाँ पे बातचीत की, फिर उसी चीज़ के लिए दूसरे लोगों ने यहाँ पे बातचीत की। तो ऐसे ही डिलेज होंगे, टाइम वेस्ट होगा, टाइम टेकिंग होगा, लेकिन लोगों की राय पता चलेगी, लोग अच्छे से कंसल्ट कर पाएंगे डिसीजन को लेके। Institutions make it difficult to have a good decision taken very quickly। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इंस्टीट्यूशंस के लिए कि भाई एक अच्छा डिसीजन वो काफ़ी जल्दी ले ले। मतलब एक अच्छा डिसीजन अगर लेना है ना उन्हें, तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें टाइम लगता है। तुरंत वो जल्दी इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो ऐसे जल्दी काम नहीं करते हैं। कोई भी गुड डिसीजन लेना है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। योर इंस्टीट्यूशंस के लिए डिफ़िकल्ट है कि वो गुड डिसीजन जल्दी ले ले। ठीक है, नाउ बट दे ऑल्सो मेक इट इक्वली डिफ़िकल्ट टू रश थ्रू अ बैड डिसीजन। अब यही चीज़ बैड डिसीजन में ही है। अब बैड डिसीजन भी अगर वो ले रहे हैं तो इक्वली उनके लिए ये भी डिफ़िकल्ट होगा कि अगर कोई बुरा डिसीजन ले रहे हैं तो उनके लिए ये भी प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। मतलब कि वो उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा कि वो जल्दी कोई भी डिसीजन ले। यही कहा जा रहा है कि भाई उनके लिए डिफ़िकल्ट है कि वो कोई भी डिसीजन बहुत ज़्यादा जल्दी ले ले। ठीक है, तो दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इंस्टेड ऑन इंस्टीट्यूशंस। तो इसीलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है वो इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंडेंट होती है। इंस्टीट्यूशन इसीलिए बनते हैं। अगर आप एक दिन का काम कर रहे हो, या समझ लो आप 5 दिन का काम कर लोगे, मतलब कोई आपको काम दिया गया, डिसीजन लेना है, इम्प्लीमेंट करना है, और अगर उसमें कोई डिस्प्यूट्स खड़े हो रहे हैं तो उसे रिजॉल्व करना है, तो आपको 5 दिन अगर लगे उस चीज़ में, तो अगर हम इंस्टीट्यूशन में रह के करेंगे तो उसी 5 दिन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 25 डेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी एक जगह क्या होगा, एक जगह डिसीजन लिए जाएंगे, कहाँ, लेजिस्लेचर में, फिर एक जगह क्या किया जाएगा, एक जगह इम्प्लीमेंट किया जाएगा एग्जीक्यूटिव में, फिर दूसरी जगह अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो वहाँ जाया जाएगा। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए दिन भी लगता है, टाइम भी होता है, लेकिन लोगों के विचार हमें पता चलते हैं और उससे हमें सब कुछ पता चलता है ना। पार्लियामेंट पढ़ लेते हैं। पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो इन द एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम, तो हमने ऑफिस मेमोरेंडम का जो एग्जाम्पल देखा था, गवर्नमेंट जो 27% जो सीट्स थी वो रिजर्व कर दी गई थी। तो ये जो एग्जाम्पल था, डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ पार्लियामेंट, क्या आपने पार्लियामेंट का रोल आपको याद है कि उसमें पार्लियामेंट का क्या रोल था? जो हमने डिसीजन देखा वो वाले आपकी भाई 27% सीट्स किसको दे दी जाएंगी, और SCBC को दे दी जाएंगी। तो क्या इसमें आपको याद है कि इसमें पार्लियामेंट का क्या रोल था? शायद आपको नहीं याद होगा। सिंस दिस डिसीजन वॉज नॉट टेकन बाय पार्लियामेंट, क्योंकि ये डिसीजन पार्लियामेंट ने तो लिया नहीं था कि भाई 27% सीट्स SCBC को दे दो, तो ये पार्लियामेंट का डिसीजन तो था नहीं। तो इसलिए आप सोचोगे कि भाई पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं था। आप ऐसा सोच सकते हो कि पार्लियामेंट का इसमें कोई रोल नहीं था। बट लेट अस गो बैक टू द स्टोरी एंड सी वेदर पार्लियामेंट फिगर्स इन इट। चलिए, अभी आपको याद नहीं होगा, चलिए फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं वो सारी चीज़ें जहाँ पे पार्लियामेंट का रोल था। चलिए पीछे चलते हैं और पार्लियामेंट के फिगर्स को देखते हैं, उसका क्या क्या रोल था ये देखते हैं। लेट अस रिकॉल द पॉइंट्स मेड अर्लियर बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो अब इन सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे और
रिकॉल कर लेंगे कि क्या चीज़, पार्लियामेंट का रोल क्या था उस डिसीजन को लेके। तो रिपोर्ट ऑफ मंडल कमीशन वॉज डिस्कस्ड in parliament. The president of India mentioned this in his parliament. The prime minister made a parliament. तो इसमें देखो ये 3 पॉइंट्स जहाँ पे पार्लियामेंट का रोल था, क्या था कि भाई मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहाँ डिस्कस करी गई थी। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी कि भाई 27% सीट्स एससीबीसी को दे दी जाए, तो ये कहाँ डिस्कस की गई थी, ये पार्लियामेंट में डिस्कस की गई थी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन दिस इन हिज, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहाँ पे अनाउंस किया था कि भाई 27% सीट एससीबीसी को दे दी जाएगी, पार्लियामेंट में अनाउंस किया था। प्राइम मिनिस्टर ने क्या बनाया था, पार्लियामेंट बनाया था। तो ये पार्लियामेंट, अब आपको अभी भी आपको सही से क्लियर नहीं हुआ होगा कि भाई पार्लियामेंट का इतना बड़ा रोल था ही नहीं, है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन अभी देखते हैं, द डिसीजन वॉज नॉट डायरेक्टली टेकन इन पार्लियामेंट। डिसीजन जो था कि भाई 27% सीट एससीबीसी को दे दी जाए, तो ये डायरेक्टली हम लोग पार्लियामेंट में नहीं गए थे डिसीजन लेने, लेकिन पार्लियामेंट्री डिसीजंस ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड एंड शेप्ड डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन जो पार्लियामेंट्री जो डिसीजन हुआ था, वहाँ पे जितने भी काम हुए थे, जो पार्लियामेंट के जो डिसीजंस थे, उसने क्या किए थे, रिपोर्ट को, उस रिपोर्ट को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड किया था, उसमें कोई ना कोई असर डाला था और उस डिसीजन को शेप दिया था, गवर्नमेंट के डिसीजन को शेप दिया था। मतलब कि भाई पार्लियामेंट्री जो डिस्कशंस थे, वहाँ पे जो डिस्कशंस हुए थे, उसने रिपोर्ट को क्या दिया था, शेप दिया था, इन्फ्लुएंस तो किया ही था उसने उस रिपोर्ट को, गवर्नमेंट के डिसीजन को, है। अब दे ब्रॉट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मंडल रिकमेंडेशन। तो उसने क्या किया था कि अब उसने शेप दिया था, इन्फ्लुएंस किया था, पार्लियामेंट ने इन्फ्लुएंस किया था उस रिपोर्ट को। कैसे पता चलता है, ऐसे पता चलता है कि भाई उसने, पार्लियामेंट ने क्या किया था, प्रेशर डाला था गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि वो मंडल रिकमेंडेशन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, है ना, उसमें कुछ एक्ट करे, उसमें कुछ रिएक्ट करे, मतलब कि उस मंडल का रिकमेंडेशन को क्या करे, पास कराएं। वो सही है भाई, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री का ऐसा नहीं है कि कोई रोल नहीं था पार्लियामेंट का रोल था। उसने जोर डाला था, किस पे फोर्स किया था गवर्नमेंट को कि भाई वो क्या करे, पार्लियामेंट ने उनके ऊपर जोर डाला कि भाई आपको ये मंडल रिकमेंडेशन फॉलो आउट करनी चाहिए, इसको आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने प्रेशर तो डाला ही था गवर्नमेंट के ऊपर। अब इफ़ पार्लियामेंट वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन, अगर अब सोचो आप कि अगर पार्लियामेंट इस डिसीजन के ऊपर फेवर ना लेता, द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गॉन अहेड विद इट। अब अगर पार्लियामेंट, ये जो 27% सीट जो एससीबीसी को दे दी जाएगी, तो यही कहा जा रहा है कि अगर पार्लियामेंट ने इस चीज़ को हामी नहीं दी होती, कह दिया होता कि नहीं हमें ये सही नहीं लगा, तो गवर्नमेंट इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती थी, इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती थी अगर पार्लियामेंट की उसमें सहमति नहीं होती तो, ठीक है। तो कैन यू गेस वाई, क्यों भाई पार्लियामेंट की इतनी, पार्लियामेंट अगर मना कर देता कि भाई ये नहीं होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ना करती, पर ऐसा क्यों, आप क्या सोच सकते हो, गेस करिए आप क्या सोच सकते हो आप कि क्यों भाई पार्लियामेंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है हमें। तो रिकॉल व्हाट यू रीड अबाउट पार्लियामेंट इन द अर्लियर, तो अब आप उस चीज़ों को रिकॉल करो जो आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा है, और उसे इमेजिन करने की कोशिश करो कि अगर पार्लियामेंट ने कैबिनेट की जो डिसीजंस थे, जो यूनियन कैबिनेट की जो डिसीजन थी कि भाई 27% सीट एससीबीसी को दे दी जाएगी, तो इसको इम्प्लीमेंट करना था ना उनको, तो अगर पार्लियामेंट उस चीज़ के लिए हामी ना करती, तो क्या होता, क्या वो डिसीजन इम्प्लीमेंट होता? ऑफ कोर्स नॉट होता, नहीं होता, क्योंकि भाई देखो पार्लियामेंट इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं होती है। तो अब हमें पता चलेगा इसके बाद कि भाई पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत होती है, पार्लियामेंट की हमें क्या ज़रूरत है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी नहीं। और जल्द ही हम अभी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में भी पूरा ब्रीफली पढ़ेंगे और आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सो थैंक यू सो मच कि आपने पूरी वीडियो, अगर आप यहाँ तक आए हो तो आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करो, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच।